जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम 3 अगस्त 2023 का दिल्ली का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके लिए रोज़ का करंट अफेयर लेकर आते हैं, रोज़ डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिनों से एग्ज़ाम की वजह से आपको टाइम पर करंट अफेयर नहीं मिल पाया और डेली भी नहीं मिल पाया। तो अब से आपको डेली और टाइम पर करंट अफेयर मिलेगा। तो दोस्तों, आज 3 अगस्त को सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय तरबूज दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है, यानी नेशनल वाटरमेलन डे कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? यानी राष्ट्रीय तरबूज दिवस की शुरुआत 1972 से की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को, जो हिंदी के प्रमुख लेखक और कवि रहे हैं, कवि कहा जाए तो बेहतर है। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं, उनका जन्म भी 3 अगस्त 1886 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 को। और आप भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो उन्हें जाकर गूगल में सर्च करके पढ़िए। तो सुनील छेत्री जो हैं, उनका जन्म 3 अगस्त 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1984 को सुनील छेत्री जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय फुटबॉलर हैं, कप्तान भी रहे हैं भारतीय फुटबॉल टीम के। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारा वीडियो पूरा देखा करिए और वीडियो पर अपने लाइक भी ज़रूर दिया करिए। आप लाइक करते हैं तो हमारा जो ये वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो आप सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन का लिंक मिल सके। और आप पूरा वीडियो देखिए। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएं उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी दीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मध्यस्थता विधेयक 2021 का उद्देश्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विवादों के निपटारों के लिए एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता को विनियमित और बढ़ावा देना है? तो क्या हुआ? मध्यस्थता विधेयक एक आ रहा है, ये 2021 में पहले ही शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किस क्षेत्र के विवादों के निपटारों के लिए एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता को विनियमित और बढ़ावा देना है। तो ये जो मध्यस्थता विधेयक आ रहा है, ये सिविल और वाणिज्यिक विवाद, जैसे आपस में नागरिकों के जो विवाद हो जाते हैं और जो जैसे बिजनेस से संबंधित जो विवाद होते हैं, उसके लिए मध्यस्थता विधेयक लाया जा रहा है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद की एक स्थापना की जाएगी। मतलब एक भारतीय मध्यस्थता परिषद बनाई जाएगी। और ये क्यों बनाई जाएगी? ये इसलिए बनाई जाएगी, जो सिविल और वाणिज्यिक विवाद हैं वो कोर्ट में जाने से पहले, अदालत या न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता परिषद द्वारा निपटारा कराने की कोशिश की जाएगी। आप जानते हैं ना कि मध्यस्थता हो जाती है, राजीनामा कहते हैं, कोई केस वगैरह होता है, तो ये उसी तरह का है। तो मध्यस्थता परिषद द्वारा इसके लिए काम किया जाएगा और इसके लिए 180 दिन दिए जाएंगे कि 180 दिन में ये जो मध्यस्थता है ये करानी है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोनों पार्टियों की सहमति से 180 दिन और दिए जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और नहीं दिया जा सकता। तो भारतीय मध्यस्थता जो परिषद है वो बनाई जाएगी, किसके लिए? सिविल और वाणिज्यिक विवाद को निपटाने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। और ये जो नीति है कितने वर्षों के लिए वैध होगी? ये 10 वर्षों के लिए वैध रहेगी। ये वाली नीति, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस नीति को मंजूरी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं यानी साहसिक खेलों के लिए पूर्व सैनिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट रहेगी उसमें पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम से वो बातचीत करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारत ने किस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की है? तो अभी भारत का वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच चल रहा था, तो उसमें तीसरा जो वनडे है उसमें भारत ने वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी की है। कितने रन की साझेदारी की है? ओपनिंग साझेदारी यानी पहले विकेट के लिए इन्होंने 143 रन की साझेदारी की है। कहाँ पर की है साझेदारी? तो ये ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद। कहाँ पर है? ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद, ये वेस्ट इंडीज़ में ही है। तो ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में 145 रन की साझेदारी की है और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। और ये जो है किस ने इसकी साझेदारी की है? साझेदार कौन थे? तो इसमें ईशान किशन और शुभमन गिल ने साझेदार के रूप में ये साझेदारी की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक डीजी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सैन्य नर्स सेवा की जो अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में मेजर जनरल अमिता रानी ने कार्यभार संभाला है। किसने? मेजर जनरल अमिता रानी ने सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। अतिरिक्त ना होगा क्योंकि डीजी है तो महानिदेशक होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग भी। तो मेजर जनरल अमिता रानी ने ये कार्यभार संभाला है। जो मेजर जनरल अमिता रानी हैं ये कब शामिल हुई थी नर्सिंग सेवा में? 1983 में सैन्य नर्सिंग सेवा में नियुक्त हुई थी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR का मुख्य उद्देश्य क्या है? नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए जो एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है NAPDDR, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है मादक द्रव्यों के उपयोग और नशीली दवाओं की मांग में कमी के बारे में जागरूकता फैलाना। मतलब आप जानते हैं कि मादक द्रव्य बहुत ही नुकसान करते हैं, तो कई लोग इसे शौक में लेते हैं, तो इसके उपयोग के बारे में और इसकी वजह से जो प्रभाव पड़ते हैं, बुरे प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में सभी को जानकारी और जागरूकता फैलाना। इसके तहत ये कौन से मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? ये कर रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किसके अंतर में कर रहा है? सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम है NAPDDR शुरू किया गया है। नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है ये। और इसके तहत क्या शुरू किया जाएगा? इसके तहत एकीकृत पुनर्वास केंद्र शुरू किए जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार केंद्र शुरू किए जाएंगे, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो ये जो है इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसे पूरा करने के लिए इस तरीके से कार्य किया जाएगा। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि भारत के वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित MRI है जो नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लॉन्च की है।
तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। NHPC लिमिटेड और किस संगठन ने दिव्यांगजनों के सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो NHPC लिमिटेड और किस संगठन ने दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है जिस NHPC ने एलिम्को ALIMCO जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। तो ALIMCO क्या करती है, एलिम्को क्या करती है, ये जैसे जो दिव्यांग लोग हो जाते हैं उनको जो जैसे कौन सा पैर कहते हैं, जैसे कृत्रिम पैर वगैरह, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर वगैरह जो है बनाने का कार्य करती है और उनको लगाने का कार्य करती है। तो कौन करती है, एलिम्को, याद रखिएगा। एलिम्को के बारे में क्या जानते हैं आप, एलिम्को कहाँ पे है, एलिम्को जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कहाँ पे स्थित है एलिम्को, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अगर हम इसी प्रकार NHPC की बात कर लें तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, NHPC की 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, भारत में। फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है शायद, तो वहीं पे फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो पूर्वी नौसेना के कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने पदभार संभाला। किसने, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है। तो भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की घोषणा की है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। याद रखिएगा, मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत जगह जगह जो शहीद हो चुके हैं, जो बहादुर शहीद हो चुके हैं, उन सभी के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की और ये कब शुरू होगा, 15 अगस्त के नज़दीक इसे शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर घर तिरंगा अभियान भारत में किस प्रमुख घटना या उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया था, पिछली बार 2022 में स्वतंत्रता दिवस के समय ही शुरू किया गया था। तो इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान को जारी रखने के लिए भारत सरकार ने कहा है और ये 13 से 15 अगस्त 2023 के मध्य चलाया जाएगा। और इसमें क्या रहता है, इसमें अपने घर, प्रतिष्ठान वगैरह में तिरंगा फहराया जाता है। तो याद रखिएगा कब से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, 2022 से शुरू हुआ था। और इस बार जो तिरंगा हैं ये डाक खाने में आपको मिल जाएंगे, वहीं पर बिक रहे हैं। वैसे दुकानों में तो बिकते ही हैं, लेकिन डाक खाने में भी आपको मिल जाएंगे। इस बार सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और भारत में पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और भारत में किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो MP इस समय टाइगर स्टेट के रूप में
सबसे टॉप पर है, तो 526 बाघ हैं एमपी में। उसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बंगलुरु। कौन बना है? बंगलुरु बना है। बंगलुरु क्या है? बंगलुरु जो है हैदराबाद की राजधानी है। किसकी राजधानी है? हैदराबाद की राजधानी बंगलुरु है, याद रखिएगा। और हैदराबाद की राजधानी बता दी बंगलुरु। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? सिद्धारमैया। नाम याद रखिएगा, ये 2023 में बने हैं। सिद्धारमैया ये किस पार्टी से हैं? सिद्धारमैया ये हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसने अपना 17वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 295 मिलियन डॉलर देगा? तो ये जो 295 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे सड़कों के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, ये कहाँ पे के लिए दिए जाएंगे? ये बिहार राज्य की सड़कों के सुधार के लिए दिए जाएंगे। अगर हम एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में बताएं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस देश है, वहाँ की राजधानी क्या है? मनीला, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और एडीबी में कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 68 देश एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। और अगर एडीबी के चेयरपर्सन के बारे में बात की जाए तो उनका नाम है मासातगु असाकावा, याद रखिएगा। असाकावा जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, ये हम आपको करा चुके हैं। तो आप लोग को, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए कि मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई है? भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई है, याद रखिएगा। मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या है मलेशिया की राजधानी? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलय भाषा यहाँ पर मलेशिया में बोली जाती है। और अनवर इब्राहिम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है? अनवर इब्राहिम यहाँ के राष्ट्रपति हैं मलेशिया की, या प्रधानमंत्री वहाँ पर पद होता तो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? तो जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये क्रिकेटर हैं। तो क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण इस समय निलंबित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में शिरीष काणेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? अगर शिरीष काणेकर जी के बारे में बताया जाए तो जो शिरीष काणेकर का निधन हुआ है वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। कौन थे? प्रसिद्ध लेखक यानी राइटर थे, याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है?
तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है उसके लिए $10 बिलियन का जो निवेश किया है, किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। आप जानते हैं सऊदी अरब क्या है? मिडिल ईस्ट का देश है और यहाँ के जो राजधानी है उसका नाम है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद राजधानी है और रियाल मुद्रा है, कंफ्यूज मत होइएगा, रियाद राजधानी है और रियाल मुद्रा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अगर IPCC के बारे में बताया जाए तो IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का फुल फॉर्म होता है। तो IPCC के नए अध्यक्ष नैरोबी में किसे चुना गया है? तो नैरोबी में जिसे चुना गया है उनका नाम है जेम्स स्केया। याद रखिएगा, जेम्स स्केया को नैरोबी में IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ डॉक्टर अपने गांव में, ये पहल का नाम है डॉक्टर अपने गांव में पहल शुरू की गई है। तो ये जो पहल शुरू की गई है डॉक्टर अपने गांव में, ये पहल शुरू की गई है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है ये पहल। डॉक्टर अपने गांव में नाम से पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहले ये एक पूर्ण राज्य था, फिर इसे 31 अक्टूबर 2019 को बांटकर 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात की जाए तो उनका नाम है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, याद रखिएगा। तो जो पहल है डॉक्टर अपने गांव में कहाँ शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो जो माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार की बात है तो ये जीता है शंकरी चंद्रन जी ने। शंकरी चंद्रन जी ने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरणों को सशक्त बनाने के लिए विधेयक पेश किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने ये विधेयक पेश किया है? तो ये जो विधेयक पेश किया है ये महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने विधेयक पेश किया है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र राज्य के CM कौन है? एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में महाराष्ट्र के CM हैं और अजीत पवार जी डिप्टी CM हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसके लिए? NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना जो शुरू करने की घोषणा की है ये फेडरल बैंक ने की है। फेडरल बैंक हम लोग को लगता होगा कि क्या है, तो ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? हेडक्वार्टर अलुवा, याद रखिएगा, अलुवा कोच्चि केरल में फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? अलुवा कोच्चि केरल में फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 1931 को। कब की गई थी? 23 अगस्त 1931 को फेडरल बैंक की स्थापना की गई थी। और अगर फेडरल बैंक के CEO के बारे में बात किया जाए तो फेडरल बैंक के जो CEO हैं वो हैं श्याम श्रीनिवासन। तो याद रखिएगा, फेडरल बैंक NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू करने के बारे में उसने घोषणा की है। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जितने भी हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं आप सभी के जवाब ज़रूर दीजिएगा और आप लोग फीडबैक दीजिए कि हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा है और हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।